चलो, लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे थे कल, आज बुक से उसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। अब तक हम लोगों ने जो पढ़े, हरियाणा ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से सारा सब कुछ चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक है जिसमें 22 भाग हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स को आप कह देते हैं अनुच्छेद। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले 8 थी, 4 को नंबर दिए, आर्टिकल भी बढ़ गए लेकिन नंबर नहीं बढ़ाए, ABC करके बढ़ा दिए। आज भी लास्ट आर्टिकल का नंबर 395 है। बीच में बातचीत बंद करनी पड़ेगी जो भी बोल रहे हैं। और भाग भी आज भी कितने ही हैं? 22। हमने ABC करके भाग बढ़ाए। चलो, सब लोग किताबें निकाल लो अपनी अपनी, और जिनके पास किताब नहीं है वो क्लास से निकल जाओ। किताब निकाल लो। विकास को बोलो एक बार आके इनकी चेक कर दे, जिनके पास किताब नहीं निकाले उनको। देखो बोर्ड पर अब भाग, और भाग में लिखा क्या है? भाग 1, 2, 3, 4, 5। आज से हम किताब से 5वां भाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने 4 भाग तुम्हें बहुत डिटेल से पढ़ा दिए। जो लेट आए हैं इस बैच में, कोई बात नहीं, जब दोबारा पढ़ेंगे, जिस गधे के पास किताब नहीं है ना, अपने आप उठ के निकल जाओ, दूसरे से बात नहीं करनी। एक आधा इतना मूर्ख होता है, सबका टाइम खराब करवाता है। देखो बोर्ड पर, पहले भाग में क्या थी, किसकी जानकारी? देश। देश 2 चीजों से मिलकर बना है, स्टेट और यूटी। भाग 2 में था पैसा, सैलरी किसको मिलने वाली? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। भाग 3 में लिखे थे अधिकार। भाग 4 में लिखे थे DPSP, जिसे आप कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य को इंस्ट्रक्शंस थी, भाई ऐसे काम कर लो, करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, काम कर लो, उसमें फायदा तुम्हारा। 5 में आज जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये आपको देश की डिटेल जानकारी। अब देखो ध्यान से, इसमें हम बात करेंगे डिटेल में। हमने वहां भी बात की थी, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी थी, थोड़ी सी बात थी। जिसके पास जानकारी थी कि भाई देश में इतना एरिया है, इतने यूटी हैं, इतने स्टेट्स हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल से, देश चलता कैसे है। तो सबकी नजरें बोर्ड पे रहें। जो पढ़ा रही हूँ बहुत काम का है, तुम्हें एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। हम भाग 5 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। विकास, जिसके पास किताब ना हो उसको यहाँ से चलता कर दो, क्योंकि बिना किताब वाला दूसरे को नहीं पढ़ने देगा। अपने आप तो पढ़ेगा ही नहीं, दूसरे को दुखी करेगा। मुझे क्लास में गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसको पढ़ना हो वो आया करो, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, मेरे लिए सब बराबर हैं। ना पढ़ने वाले यहाँ से निकल जाना। यहाँ मुझे कोई नहीं पसंद जो चिक चिक करे, और एक बेवकूफ के कारण इतने लाखों लोगों का नुकसान, की कितनी ब्रांचेस का नुकसान नहीं देखा जाएगा। उसको अपने आप क्लास से भाग जाना, जिसको नहीं पढ़ना। जिसके पास किताब नहीं है 100% वो बात करेगा ही करेगा, क्योंकि जब किताब दूसरा पढ़ रहा होगा तो खाली बैठा क्या करेगा। अब देखो भाग 5, इसको ध्यान से समझो। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। अध्याय बोलते हैं हिंदी में चैप्टर को। अध्याय 1, 5वां भाग बहुत बड़ा है और इसमें 100 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 51 से स्टार्ट होता है ये, बल्कि 2 से, क्योंकि 51 36 से 51 वाले में खत्म हो गया, और ये 151 तक है। 100 आर्टिकल एक भाग में हैं। पूरा देश कैसे बना, कैसे कानून बनते हैं, कैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब कुछ समझा दिया। इनफैक्ट तुम्हारी जुडिशरी भी समझा दी इसी भाग में। तो इसके 5 चैप्टर बना दिए उन 100 आर्टिकल्स में। ध्यान से देखते चलना। अध्याय 1 में 52 से 78 तक आर्टिकल्स हैं। इस 52, 63, 74, 11 का अंतर बोल रही हूं मैं। 52, 63, 74, ये मैंने क्यों लिखे? इसमें आपके देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति है, इसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उपराष्ट्रपति है, और इसमें आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया, जिसको आप कहते हैं PM, यानी 3 बड़ी हस्तियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 11-11 अंतर पर लिखा है। आर्टिकल नंबर 52, 63, 74, 52, 63, 74 इन सब के बारे में है। इसका मतलब 52 से 62 के बीच में सारे का सारा प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया होगा। उसकी पावर्स, कैसे बनता है, कितने साल के लिए, कौन बनाएगा, सारी बातें होंगी। फिर 63 से स्टार्ट हुआ होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी है। वो क्या करता है, क्या उसकी पावर, क्या उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, कितना टाइम पीरियड, ये सब लिखा। फिर 74 में स्टार्ट कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, PM कौन होता है, कैसे शपथ, कौन किससे शपथ लेगा, कितना टेन्योर, ये सब यहां जाके आर्टिकल 78 पे खत्म हो गया। और आर्टिकल ध्यान से सुनो, 75 और 78 2 लोगों के रिश्ते बयां करते हैं। किस किस के? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में कैसा रिश्ता होगा, ये आर्टिकल नंबर 75 और 78 में लिखा है। एग्जाम में आ जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रिश्ते कैसे होंगे, इनके संबंधों पर आधारित कौन से आर्टिकल हैं, तो क्या टिक करके आओगे? और अगर दोनों आ गए तो 78 टिक कर देना। दोनों आ जाएं अलग अलग तो 78, और एक साथ आए तो 75 और 78। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पहला चैप्टर है भाग 5 का, जिसमें आर्टिकल नंबर कहां से स्टार्ट हुए? 52 से, और कितने तक हैं? 78। 11-11 के अंतर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया यानी PM है।
क्लियर ये पहला पार्ट। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ, अध्याय 2। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से वो खत्म हुआ। वो कहाँ खत्म हुआ? 78। इसका मतलब ये 79 से स्टार्ट है और 122 तक है। इसमें क्या है? 79 से स्टार्ट हो जाता है आपका संसद का टॉपिक, और संसद का मतलब है इसमें आपकी लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ राष्ट्रपति की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने कर ली। 52 से 63 के बीच में राष्ट्रपति ही तो था। तो यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा, आर्टिकल 80, 81। फिर ये कैसे काम करती हैं, इनका टेन्योर कितना, कितने साल के लिए लोग आएंगे। फिर सबसे बड़ा काम इनका होता है आपके लिए कानून का निर्माण करना, लॉ मेकिंग प्रोसेस। इस पूरे को समझाया गया, जिसमें आपके 2 तरह के बिल्स होते हैं, एक मनी बिल्स हैं, एक साधारण विधेयक। कल बताई थी बातें शायद। हाँ, तो ये सब आर्टिकल 107 से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 108 ज्वाइंट सेशन, 110 धन विधेयक, 112 आप ये धन विधेयक पे साइन होंगे लोकसभा के अध्यक्ष के, 112, 117, ये सब आपके विधेयक हैं, बिल्स हैं। इन्हीं बिल्स को आगे जाके क्या कहा जाता है? ये कानून बन गए। तो लोकसभा राज्यसभा का पूरी कार्यवाही कैसे होगी, किसकी क्या पावर, कौन क्या करेगा, किस तरह के बिल्स होंगे, ये सब आर्टिकल 79 से 122 कौन से चैप्टर में समझाए गए हैं? अध्याय 2। किस चीज का है ये, कौन से पार्ट का? 5वें का। 5वें के 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दूसरे हिस्से में कानून कैसे बनता है, इनके आर्टिकल्स भी पूछ लेते हैं। अब अध्याय 3 है, चैप्टर 3। इसमें चैप्टर 3 में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 123। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मिक्सचर है। इसमें बताया गया राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है, यानी राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति क्या है। पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में राष्ट्रपति था, दूसरे में कानून था। इसमें बता दिया राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है, जिसको आप कहते हैं राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस, या जिसको हिंदी वाले बच्चे कह देते हैं, क्या लेके आता है राष्ट्रपति? अध्यादेश। अध्यादेश इसके बारे में है। कौन सा आर्टिकल अध्यादेश के ऊपर है? ऑर्डिनेंस के ऊपर आर्टिकल। बस इतना करके छोड़ दिया एक पूरे अध्याय में। इसके बाद अध्याय है चौथा, 4th नंबर का, जिसमें आर्टिकल 124 से 147 तक है, और ये आपके देश की जुडिशरी को एक्सप्लेन करता है, यानी कौन से कोर्ट को, सबसे बड़े को? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में है। तो देखो इसी आपके पार्ट में राष्ट्रपति भी आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गई, इसके अलावा लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, कानून बनाने आ गए, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, अध्यादेश आ गया। अब यहीं पे आप देख रहे हो आपका सुप्रीम कोर्ट, तभी तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, भाग 5। इसमें पूरी कोर्ट की पावर, कैसे जजेस बनेंगे, कौन उनकी नियुक्ति करेगा, कैसे हटेंगे, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। और लास्ट इसका भाग है अध्याय 5, 5वां चैप्टर। इस अध्याय 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक है, और इसमें एक आदमी है जिसको तुम कहते हो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो तुम्हारे और मेरे पैसे का संरक्षक है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कहें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अभी इतना जान लो कि सबसे बड़ा भाग, जो इंपॉर्टेंट भाग है, वो संविधान का आर्टिकल कितने से कितने के बीच में है? ये रहा। कौन सा भाग है ये? 5वां। किसकी जानकारी मिली तुम्हें? देश, पूरा सिस्टम कैसे चलता है। इसके कितने भाग बना दिए? 5। इस भाग के 5 अध्याय, 5 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में किन 3 लोगों के बारे में है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया, जो कौन कहलाता है? आपका प्राइम मिनिस्टर। इसके भाग 2 में, या अध्याय 2 में क्या है? कैसे काम चलेगा, काम कौन करती है? आपकी संसद। संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कानून बनाना। तो कैसे धन विधेयक कहाँ आते हैं, किसका स्टैंप, किसके साइन, कौन बताएगा, ये सब एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ के बीच में? 79 से 122। 123 में किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की कानून। पहले राष्ट्रपति था, फिर कानून था, अब राष्ट्रपति की कानून की शक्ति बना दी। कौन से आर्टिकल में? इसके बाद कौन सा आर्टिकल है? 124, जिसमें कौन से कोर्ट के बारे में कहा गया है? इसमें नीचे था, ये रहा। कौन से कोर्ट के बारे में था? और फिर 148 में तुम्हारे मेरे पैसे का संरक्षक कौन है? वो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सबको क्लियर हो गया? ये 5वां भाग है। इसमें से हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कभी आर्टिकल पूछते हैं, कभी पावर्स, ये हमें आनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहला पार्ट क्या था? सबसे पहले क्या बताया? भाग 5 कहाँ से स्टार्ट था? 151। तो अब इसको एक पेज पे अगर लिखें तो कैसे लिखें? 52 से 78, 79 से 122, 123, 147, 148 से 151। ये सारे चैप्टर्स हैं। 5वें भाग में कितने चैप्टर्स हैं? 5। और ये सारा किसकी पूरी जानकारी देता है हमें? देश, कैसे सरकारें, कैसे संस्थाएं काम करती हैं, क्या इनकी पावर, कितना इनका टेन्योर। सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम उठाएंगे इस पार्ट को। कौन सा पार्ट है बताओ? ये, इसको आप क्या कहते हो? संसद। इसमें क्या क्या आएंगे? 2, लोकसभा और राज्यसभा। कल मैंने लोकसभा राज्यसभा ही पढ़ाया था शायद। ठीक है, अब बुक उठाओ और इसको ध्यान से समझो। ये पेपर में मिलेंगी सारी चीजें जब तुम पेपर देने जाओगे। हम लोग पहुंचे हैं पेज नंबर 76 पे आ जाओ। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, देश कैसे चलता है, संघीय प्रशासन। पेज 76 पर है, सबसे ऊपर लिखा है पार्लियामेंट, संसद। संसद के कितने अंग हैं? कितने सदन हैं?
सदन है हाउसेस, जिसे आप कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। पहला पॉइंट पढ़ो, संविधान के 5वें भाग के अध्याय 2, ये समझ में आया? 5वां भाग कौन सा है, कहां से कहां तक? 52 से 151। उसका अध्याय 2 कौन सा है? 79 से 122। उसके बारे में बता रहे हैं। अब जिसने ये नहीं सुनी ना बातें, उसको पहली लाइन समझ में ही नहीं आनी। और पेपर इतना आसान नहीं है कि देखा और टिक किया, वहां समझ बननी बहुत जरूरी है। ये अंडरलाइन कर लो। 5वें भाग के अध्याय 2 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, शक्तियों का वर्णन। तो पूछेंगे संसद कौन से भाग के किस अध्याय में है, बताओ जरा। भाग 5 के अध्याय 2 में, चैप्टर 2 में। नेक्स्ट टिक करना, आर्टिकल 79, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। भारत की संसद, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यहां लिख लो 3 अंग, सदन 2, अंग 3, सदन 2। पेपर में जो पूछे वो टिक करना। अगर टोटल हाउस पूछेंगे तो 2, लेकिन टोटल पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट पूछेंगे तो 3। नेक्स्ट टिक करना, लोकसभा को संसद का पहला सदन बोलते हैं। लोगों की है ना ये, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है। निम्न का क्या लॉजिक है? कल हम पढ़ रहे थे सारे पैसे की पावर तो किसके हाथ में थी? लोकसभा। लेकिन लोकसभा को निम्न कहने का क्या लॉजिक है? इसके 2 कारण हैं, अब ध्यान से समझ लो। पहला कारण, ये निम्न है, इसका मतलब कोई ना कोई क्या होगी? उच्च। तो कौन है उच्च? राज्यसभा। असली पैसे की पावर किसके हाथ में है? लोकसभा, पर फिर भी निम्न है। 2 लॉजिक है इसके पीछे। क्या क्या? आपके देश में 3 लिस्ट बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक को कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। आप सब जानते हो स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाती है। लेकिन अगर कभी स्टेट्स को लगे कि मेरा ये टॉपिक देश के लिए इंपॉर्टेंट है, या मान लीजिए देश को लगे कि राज्यों का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो राज्य अपनी मर्जी से नहीं, राज्यसभा अपनी मर्जी से स्टेट लिस्ट का टॉपिक उठा के देश की सरकार को सौंप सकती है। ये कोई राज्य नहीं कर सकता, ये राज्यसभा कर सकती है। तो आपके देश में ये पावर लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा उठा के इस टॉपिक को अपने पास नहीं ला सकती, राज्यसभा उठा के अपने किसी टॉपिक को स्टेट लिस्ट से उठा के और देश को दे सकती है। तो कह दिया भाई ये उच्च श्रेणी की है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अपर हाउस, उच्च सदन, पहली पावर। दूसरी पावर, आप सब जानते हैं आपके देश में काम करने वाले असली जो ऑफिसर्स होते हैं वो आईएएस हैं या आईपीएस हैं या आईएफएस हैं। ये फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन नहीं है, 1966 वाली, ये अंग्रेजों के टाइम की है। इन तीनों को आप कहते हैं ये देश की सबसे बड़ी सर्विसेज हैं और इन्हें कहा जाता है ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज। सिर्फ 3 आती हैं इसमें, बाकी सेंट्रल में आती हैं आईआरएस वगैरह। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, हिंदी में अखिल भारतीय सेवाएं। अगर नई अखिल भारतीय सेवाएं क्रिएट करनी है तो मोदी जी के हाथ में नहीं है पावर। ये पावर सिर्फ राज्यसभा के हाथ में है। अगर वो चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाएं क्रिएट कर सकती है। लोकसभा नए आईएएस आईपीएस नहीं बना सकती, सर्विसेज क्रिएट नहीं कर सकती। ये 3 सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा क्रिएट करेगी। इन 2 कारणों से इसके नाम के आगे लिख दिया ये उच्च सदन है। एक तो ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक उठा के देश को सौंप सकती है, और दूसरा नए आईएएस आईपीएस आईएफएस, जिसे आप कहते हैं ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज, इनको नई को क्रिएट कर सकती है। ये 2 आर्टिकल्स बहुत काम किए हैं तुम्हारे, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 315, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके कारण ये यूपीएससी वाला 312 के अधीन भी आता है, वो पूरा एक आर्टिकल का भाग है। जब 300 पे पहुंचेंगे तो वो डिटेल में बता दूंगी, अभी सिर्फ इतना टिक कर लो। लोकसभा का सदन को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। निम्न क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा उच्च है। कौन सा उच्च है? राज्यसभा। 2 पावर आगे लिखी है, तुम मत लिखना, भी सिर्फ पढ़ लो। लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। संसद भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। तो पूछेंगे बताओ तुम्हारी लोगों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो क्या नाम लेंगे? संसद। संसद है। इसमें जनता की प्रभुसत्ता का समावेश है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सबसे बड़ी ताकत किसको मानते हैं? जनता को। नेक्स्ट टिक करना, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहते हैं, दूसरा सदन। उच्च सदन कहते हैं, वरिष्ठ सदन कहते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व कहाँ है? लोकसभा, और राज्यों का राज्यसभा में। अगला पॉइंट पढ़ना, हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसको अंडरलाइन कर लो। राष्ट्रपति न लोकसभा का न राज्यसभा का, ये इंपॉर्टेंट बात है। और न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तभी अंग कितने बताए मैंने? 3, और सदन कितने बताए? 2। क्या राष्ट्रपति लोकसभा का मेंबर है? नहीं, न लोकसभा न राज्यसभा। आगे पढ़ना, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, अंडरलाइन कर लो, कोई विधेयक या बिल तब तक विधि कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति ना दे दे। यानी किसके साइन कंपलसरी हैं? राष्ट्रपति के। इसलिए इसको कहा ये संसद का अभिन्न अंग है। ये लोकसभा का मेंबर नहीं है, ना ये राज्यसभा का। नेक्स्ट चेक करना, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम किसके टाइम की घटना है? अंग्रेजों के टाइम में। ये बेस है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का। में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यानी 2 सदन बनाए गए थे। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना। अब आ जाओ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको डबल टिक करके लिखो। 1954 तक यही नाम था। ये पूछते हैं, 1954 तक यही नाम था।
उसके बाद चेंज किया इसका नाम, अब इसका नाम नहीं है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पहले था। कब तक चला ये? 1954 तक, फिर नाम बना दिया राज्यसभा। ये पूछा गया था कब तक ये नाम चला, तो 54 तक। आगे पढ़ना, आर्टिकल 80, बताओ 80 किस भाग के किस चैप्टर में है? 80 किस भाग में होगा? 5 में। किस चैप्टर में होगा? सेकंड चैप्टर में। देखो 80 बोला तो सेकंड चैप्टर, किसका सेकंड चैप्टर? भाग 5 का, ये टिक कर लो। अनुच्छेद 80 यहां लिख लो, क्या लिखोगे? भाग 5 अध्याय 2, भाग 5 पार्ट 5 चैप्टर 2। आगे पढ़ना के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। तुम्हें मैंने बेसिक बैच में एमपीज पढ़ाए होंगे, एमपीज। एक बार बोर्ड पे देखो सब लोग, आप सबने एक लिस्ट पढ़ी थी 26 11 17 7 14 7 13 7 25 10 40 16, अगर याद हो, ध्यान दिया हो। एमपीज की उस लिस्ट में जो आगे डिजिट थे ना, वो लोकसभा के थे और पीछे वाले राज्यसभा। लोकसभा के टोटल मेंबर 543 बनाने हैं और ये बनाने हैं 233, क्योंकि 12 तो इसमें कौन आएंगे? एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड के, तो वो आपको तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं भेजने। इन 233 में से जितने लोग आएंगे, ये सब जो भेजेगा, ये एमपी बन गए सारे, इनको भेजने वाले लोग कौन हैं? एमएलए। एमएलए इनको भेजने वाली कौन है? भारत की जनता। ये दोनों जाके ऊपर क्या कहलाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको राज्य भेजता है भाई हमें रिप्रेजेंट करा देना, इनको भेजती है जनता कि आप जनता के हैं तो आप लोकसभा में जाके बैठ जाइए। वही पॉइंट्स हैं, देखो आगे राज्यसभा में आ जाओ। पहला पॉइंट टिक कर लिया हमने, 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, अंडरलाइन कर लो। 229 सदस्य राज्यों और 4 यूटी से। क्या लोकसभा में हर यूटी के मेंबर आते हैं? क्यों? लोकसभा तो सब लोग बराबर हैं, तुम कोई अलग थोड़ी, तुम्हारे सिर्फ जाएंगे। ध्यान से सुनो, लोकसभा में 28 राज्य और 8 यूटी सब भेजते हैं। राज्यसभा में हर जगह से नहीं आते, क्योंकि इनको भेजने वाले लोग कौन हैं? एमएलए। 28 राज्यों में एमएलए हैं, लेकिन क्या हर यूटी में एमएलए हैं? सिर्फ 2 यूटी में एमएलए हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, सिर्फ इन दोनों में। इसका मतलब चंडीगढ़ से कोई एमपी राज्यसभा में आज तक नहीं गया, ना ही अंडमान निकोबार से, ना ही लक्षद्वीप से, ना दादर नागर हवेली दमनदीप से, न अब कश्मीर का देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जो ये बच गई ना चीजें, आज तक यहाँ एमएलए के इलेक्शन ही नहीं हुए। आपके हर स्टेट में एमएलए हैं, हर स्टेट का सीएम है, लेकिन यूटी में सिर्फ 2 में एमएलए हैं। किस किस में? दिल्ली और पौंडीचेरी। इसका मतलब राज्यसभा में 28 स्टेट्स भेजती होंगी अपने अपने एमपी और सिर्फ 2 यूटी अपने एमपी भेजेंगी। अब बताओ दिल्ली में से कितने एमपी जाएंगे राज्यसभा में? 3। मैंने याद कराया था 7 3 70 जब तुम बेसिक में थे। ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये एमएलए दिल्ली के, यानी 3 यहां से जाएंगे और 1 पौंडीचेरी से। चंडीगढ़ से एमपी जाएगा लोकसभा में 1 सीट पर, लेकिन वहां से राज्यसभा में 0 का आंकड़ा है। ऐसे ही बाकी सब यूटीज में 0 का आंकड़ा है राज्यसभा का। उनके यहाँ एमएलए ही नहीं है, जब एमएलए नहीं है तो एमपी कहां से बनाए? लेकिन आपकी हर जगह जनता बैठी है, तो लोकसभा में पूरे देश से लोग आते हैं, लेकिन राज्यसभा में आपकी 5 जो बच गई या 6 जो बच गई, क्योंकि 8 है, उनमें से कोई एमपी नहीं आता। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यही बता रहे हैं इस पॉइंट में, ध्यान से देखो। ये क्या कह रहे हैं? 229 सदस्य राज्यों और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का। कौन 4 है बताना? ये 3 दिल्ली के और 1 पौंडीचेरी। लिख लो यहां, 3 दिल्ली 1 पुदुचेरी। आधे तो सोए रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको ये पता नहीं चलेगा कि लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या है। लोकसभा में हर जगह से आदमी आते हैं, राज्यसभा में सिर्फ 2 यूटी से आते हैं। किस किस से? दिल्ली और पौंडीचेरी। कुल कितने आते हैं? 4 यूटी से। अब जैसे पेपर में आया था ना इस बार, लोकसभा की राज्यसभा की सीटें ऐसे पूछते हैं। एक चीज और देखो, अब वो थोड़ा और बहकाने के काम कर रहे हैं। लोकसभा की सारी सीट्स हैं, क्योंकि इन पे इलेक्शन होता है, इनमें गांव और ये इलाके आते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है ना, इसको इन्होंने कहा ये सीट्स नहीं है, ये सिर्फ मेंबर्स हैं, क्योंकि इसके इलेक्शन कोई सीट अलग से नहीं है कि भाई इस जगह से हो रहे हैं। तो उन्होंने अब हरियाणा के एग्जाम में डाल दिया कि टोटल लोकसभा, ये संसद की सीट कितनी है। संसद का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, उसमें ऑप्शन 10 भी दे दिया और 15 भी। अब बच्चा वहां गड़बड़ी क्यों कर गया? क्योंकि उन्होंने जानबूझ के एक शब्द से आंसर बदल दिया। टोटल एमपी हरियाणा से जाते हैं 15, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा। लेकिन सीट जानबूझ के पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं 5 सीट पे थोड़ी आते हैं, 5 तो पार्टी वाइज हिसाब किताब से आते हैं, फिर 10 सीट मान ली। इसका मतलब है बहुत महीनता से इस बात को समझना पड़ेगा। और फिर बहुत लोगों ने 15 आंसर टिक किया था, क्योंकि दिमाग में याद किया हुआ था 15, लेकिन ये उन्होंने जानबूझ के सीट का नाम लिख के और सब गड़बड़ कर दी। अगर एमपी पूछते हैं आंसर 15 ठीक था, लेकिन सीट पूछी तो आंसर क्या देना पड़ेगा? 10। ये छोटी छोटी चीजें गड़बड़ करती हैं, ये टिक कर लो। तो राज्यसभा में सदस्य हैं, सीट नहीं कह रहे, ये सदस्य कह रहे हैं। 229 सदस्य राज्यों और 4 यूटी से, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता। सहकारिता राज्य में होता है, देश में नहीं होता। इंग्लिश में भी पढ़ लो।
सेकेंड लास्ट लाइन इसी के सामने, प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वाले ना राज्य में जाते हैं, MLC बनते हैं वो। नेक्स्ट टिक करना, संविधान की चौथी अनुसूची, कितनी अनुसूची थी संविधान में? 12। पहले कितनी थी? 8। तुम्हें मैंने 12 की 12 पढ़ाई थी 2-3 हफ्ते पहले। उनमें से याद करो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में क्या था? पहली में किसकी जानकारी? देश। 2 नंबर में पैसा। 3 नंबर में, 3 में क्या थी? शपथ। और 4 में क्या थी? राज्यसभा की सीटें। लोकसभा की नहीं थी, राज्यसभा की सीट्स। किससे प्रभावित होती हैं, किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं ये? किसी भी राज्य में जनसंख्या कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसकी सीट्स होती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट की मिलती हैं? यूपी की। कितनी है बताना? 80 और 31। राज्यसभा की पूछे तो 31 है, ये अंडरलाइन कर लो। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, तो लोकसभा की सीट नहीं है यहां। नेक्स्ट करना, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लिख लो MLA। तो राज्यसभा के मेंबर कौन बना के भेजते हैं? MLA। MLA हर स्टेट में है। यूटी में भी है MLA क्या? किन 2 यूटी में है? दिल्ली और पौंडीचेरी। तो राज्यसभा में कहां के मेंबर नहीं आते? 6 यूटी के, क्योंकि उनमें MLA नहीं है। किसको नहीं, वो MLA ही हैं, MLC होते हैं जहां विधान परिषद है। तो वो टॉपिक आएगा ना तो और क्लियर कर दूंगी उसको। पेज 77 पे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक करो। चुनाव, इसका राज्यसभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये राष्ट्रपति का इलेक्शन जब पढ़ाऊंगी ना तो इस शब्द का मतलब वहां डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि ऐसा कोई शब्द है, ये पूरी डिटेल से राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ना, राज्यसभा के लिए राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा, अंडरलाइन करो, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट करना, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 31 सदस्य हैं। तुम्हें मैंने एक ट्रिक याद कराई थी, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। याद है तुम्हें? ये क्या खास था इनमें? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। इनमें कितनी कितनी सीटें थी? इनमें लोकसभा की सीटें थी 2-2 और बाकी राज्यसभा की 1। 2-1 का आंकड़ा याद किया था ना। फिर साइड में 3 लिखा के बताया था कि वहां सिंगल सिंगल सीट है। कौन कौन से थे वो थे नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। अब ये टॉपिक जो पढ़ रहे हो लोकसभा का नहीं पढ़ रहे, राज्यसभा का पढ़ रहे हो, तो इस 2 की लाइन को भूल जाओ। यहाँ सबकी सीट कितनी कितनी थी? हाँ, और यहाँ तो सबकी ही सिंगल सिंगल थी। हम पीछे वाली देखें तो देश में ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिनके यहाँ सिंगल सिंगल आदमी MP बन के जाता है? 8। ये 5 ये और 3 ये। राज्यसभा की सीटें सिंगल सिंगल है, लोकसभा की सीटें अलग थी। लोकसभा में इनकी सीटें कितनी थी? सबकी 2, सबकी 2-2 थी। इनकी सिंगल सिंगल थी सारी सीटें। तो वो अब राज्यसभा की बात करेंगे तो 8 का जिक्र करेंगे। अब लाइन पढ़ के देखो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 सदस्य हैं। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, गोवा। किस ट्रिक से याद किए थे हमने? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा और साइड के 3 नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। 8 में सिंगल सीट है। और सबसे ज्यादा सीट कहां है? यूपी में। कितनी है? 31। यहां लिख लो, ऊपर लिख लो लाइन में, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। जो ट्रिक्स याद करेंगे उनका टाइम बचेगा एग्जाम में, वहां जाके तुम्हें बहुत आसानी दिखेगी। फिर मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। ठीक है। और बाकी 3 साइड में कौन कौन से थे? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। बचे हुए इनमें सिंगल सिंगल थी ही। अगला पॉइंट छोड़ दो, राजस्थान नहीं पूछने वाले। संघ शासित प्रदेशों में, अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ 2, दिल्ली की 3 और पौंडीचेरी की 1 के प्रतिनिधि राज्यसभा में। तो टोटल राज्यसभा में कितने यूटी में से आए हैं? 4। लिख लो यहाँ, टोटल 4 सदस्य। कितनी यूटी में से आए हैं? 2। लिख लो, टोटल 4 सदस्य। तो 4 MP राज्यसभा के यूटी में से आए हैं। यूटी का आंकड़ा कैसे है? इसका टोटल राज्यसभा के कितने मेंबर हैं? 245। कैसे बने हैं ये? 233 जमा 12। ये 12 कौन है? एक्सपर्ट्स। इस 233 में से स्टेट से कितने आए और यूटी से कितने आए? यूटी से आए 4 और 229 आए स्टेट से। तो हर स्टेट से आए होंगे। ये 4 कहां से आए? दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली से कितने आए? 3 और पौंडीचेरी से 1। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठानी है। पेपर में सीट आए तो वहां तुम्हें पता ही ना चले कहां की कितनी सीट है। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यही दिया है, संघ शासित प्रदेशों में सिर्फ 2, दिल्ली और पौंडीचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। तो कुल कितने यूटी के राज्यसभा में है? 4। और कहां कहां से हैं वो? दिल्ली और पौंडीचेरी, 3 और 1। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, अमेरिका जिसकी संसद सीनेट कहलाती है, सिर्फ पढ़ लो, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में समस्त राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या तुम्हारे यहाँ सब राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। हाँ, तो सबसे ज्यादा सीटें किसको दे रखी हैं? यूपी को। और सबसे कम सीटें 8 को दे रखी हैं। कौन 8 है? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। यूटी में कितनी दे रखी हैं? 8। यूटी में 4 सीटें किस किस की हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी। यानी 1-1 सीटों में पौंडीचेरी भी आएगा। अगर वहां ले जाएं यूटी को तो 9 हो जाएंगी। फिर
नेक्स्ट टिक करना, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। कल मैंने आपको बताया था ये आज तक क्यों नहीं टूटी? इसके कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं? कितने साल बाद? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? शुरुआत में लॉटरी डाली थी, कौन कौन से सन में? 54 में और 56 में। बनी कब थी ये? 52 में। 52 से फिर 58 में लॉटरी क्यों नहीं डालनी पड़ी? तब से आज तक कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं? 1/3। लेकिन वो लोग जिनको काम करते हुए कितने साल कंप्लीट हो गए हो, रिटायरमेंट कितने साल बाद है? 2 साल। इकट्ठे ना आते ना जाते, इसलिए कहते हैं ये स्थायी है, कभी टूटता ही नहीं। ये टिक कर लो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अगला पॉइंट भी टिक करना, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाते हैं, 1/3 नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। अगला भी टिक कर लो, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है। अगला भी टिक करना, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। क्या ऐसा कहीं लिखा भी है क्या? बताओ उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से स्टार्ट था? दिमाग दौड़ाओ, 11-11 के अंतर बताए थे। 52, 63, 74। 52 में कौन था? राष्ट्रपति। 63 में कौन होगा? और 74 में? यहां उपराष्ट्रपति है तो अगले में लिखा है पदेन सभापति। लिख लो यहां आर्टिकल 64, जहां लिखा है ना पदेन सभापति, चेक करो इसमें पदेन सभापति लिखा है, वहां लिख लो अनुच्छेद 64, 64। नेक्स्ट टिक करना, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 साल के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। कल मैंने आपको बताया था लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? और उपाध्यक्ष अध्यक्ष। क्या राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा देगा उपसभापति को? ये असलियत में कौन है? उपराष्ट्रपति। तो किसको देगा इस्तीफा? लेकिन उपसभापति इस्तीफा किसको देगा? ये टिक कर लो, तो अपने में से उपसभापति है, उसका कार्यकाल 6 साल। इस सभापति की एज और टाइम पीरियड दोनों सबसे अलग हैं। इसकी एज कितनी होनी चाहिए? बाकी सबकी तो 30 चलती है, इसकी कितनी चाहिए? 35। बाकी सब हटते हैं 6 साल बाद, ये कितने साल बाद? 5 साल। ये इनके बीच में से क्या 245 में से बाहर से है? क्या इसको वोट डालने का अधिकार है? जब यहाँ कानून बनता है तो क्या ये वोट डालता है? ये तब वोट डालता है अगर बात 50-50 पे अटक जाए। मान लो 245 में से 244 आए थे, दोनों तरफ हाँ और ना वाले बराबर हो गए, तो 1 वोट की कीमत है और इसे कहते हैं कास्टिंग वोट। इसका नाम है कास्टिंग वोट। ये सिर्फ तब डाला जाता है जब दोनों तरफ का पलड़ा बराबर का हो। तो पूछते हैं सर आप किसकी तरफ हैं? ये जो कहेगा फिर वो उसका पलड़ा भारी और वो बात मानी जाएगी। इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन कास्टिंग वोट डाल सकता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो जाके क्या बन के बैठा हुआ है? सभापति। अगला पॉइंट देखो, संसद द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति में 2003 में 2 संशोधन किए गए। अच्छा पहले इसको समझो कि एमपी संसद में बनते कैसे थे राज्यसभा से। क्या होता है देखो, बेसिक सी बात समझ में आनी चाहिए। हम सब किसी ना किसी राज्य में बैठे हैं, उस राज्य में हमने अपने लिए क्या बना रखे हैं? एमएलए। हर स्टेट के एमएलए इक्वल हैं या अलग अलग? अलग अलग जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जैसे यूपी के एमएलए सबसे ज्यादा हैं, हरियाणा के कितने हैं? 90, दिल्ली के हैं 70। किसी भी एमएलए की जब बात करें तो दिमाग में रखना 60 से कम ना हो और 500 से ज्यादा ना हो, ये रूल है। कुछ राज्य इस रूल को नहीं फॉलो कर पाए, भाई वहां आबादी नहीं थी तो कहां से बनाते 60? तो कईयों में 30 हैं, 32 हैं, 40 हैं, 60 है, 60 से कम भी हैं। तो ये मेजर है। अब मैंने आपको ये 3 बता दिए, यूपी, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली आपकी राजधानी है इसलिए पता हो। अब जितने ये एमएलए हैं ना, ये अपनी अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटें मिली हुई हैं सबको। जैसे ये एमएलए हैं, इनको कह दिया जी आप राज्यसभा के एमपी भेजो, तो इनको कह रखा आप 31 भेजो। आप कितने भेजो? 5। और आप कितने भेजो? 3। अब ये 5 भेजने वाले लोग 90 डिसाइड करेंगे कौन 5 जाएंगे, 403 डिसाइड करेंगे कौन 31, और 70 डिसाइड करेंगे कौन 3। पहले क्या होता था, कोई भी आदमी अगर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है किसी राज्य से, मान लीजिए हरियाणा से, तो ये कंपलसरी था कि उसका नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में हो, यानी वो हरियाणा का ही आदमी होगा, तो ही हरियाणा के एमएलए उसको अपने हरियाणा का एमपी बनाएंगे। लेकिन अब क्या कह दिया कि कोई किसी भी स्टेट का हो, वो उसका नाम वहां की लिस्ट में नहीं है लेकिन देश के किसी राज्य की लिस्ट में है, तो वो एमपी बनाया जा सकता है। कितनी बढ़िया बैकडोर एंट्री है। कोई भी आदमी इलेक्शन में हार गया और किसी की बड़े आदमी की इच्छा है कि वो एमपी बने, तो किसी भी राज्य की सीट कभी ना कभी तो एमपी की खाली होती है ना। राज्यसभा की सीटें साल भर कहीं ना कहीं खाली मिलती हैं, तो किसी अपने चहीते को उस सीट से उठा के कि भाई इसको भेजो। यहाँ कोई इलेक्शन तो होना नहीं इस तरह का, और उस आदमी को आराम से राज्यसभा का मेंबर बना लेंगे। आपका और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको बनाने वाले सारे एमएलए हैं। पहले कम से कम ये था कि महाराष्ट्र का एमपी महाराष्ट्र से ही आएगा। अब कह दिया जिसका जहां मन करे, देश में लिखा है ना नाम, किसी भी स्टेट से भेज दो। तो देखा जाए तो ये ठीक है या गलत है? आपको रिप्रेजेंट करने वाला आदमी आप ही के स्टेट का होना चाहिए। अब आपको कोई महाराष्ट्र से आके रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं हरियाणा का एमपी हूं, जबकि वो असलियत में एमपी कहां का है? महाराष्ट्र। केरल से कोई आके कह रहा है मुझे भेज दो हरियाणा से, और आपका कोई पसंदीदा आदमी, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी जो आका टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं हाँ भाई इसको वहां से वो सीट खाली वहां से भेजो, और पहुंच जाएंगे। तो क्या राजनीति का ये तरीका ठीक है? ये गलत है। जैसे अपने राज्य की प्रॉब्लम किसको पता होती है, बाहर वाले को या उस राज्य वाले को? तो ये गड़बड़ कर दी। अब कोई भी कहीं से बन जाता है। देखो जरा 2003 में क्या किया। पहला पॉइंट, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए
अब ये आवश्यक नहीं है कि उसका नाम उस राज्य विशेष की मतदाता सूची में हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, यानी उसका नाम भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में हो सकता है। तो अब यूपी से एमपी बनने वाला राज्यसभा में जो जाएगा, क्या वो हरियाणा, गोवा, कर्नाटक कहीं का भी हो सकता है? और क्या कहीं का भी जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ना, राज्यसभा के लिए अब होने वाला मतदान गुप्त होने की बजाय खुला और पारदर्शी होगा। नेक्स्ट कर लो, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो किसके प्रति है? लोकसभा। लिख लो यहाँ, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ होते हैं? लोकसभा में जवाब देना पड़ता है। कितने मेंबर हैं लोकसभा में टोटल? कितने बताएं आपने? 245 ये रहे। अब देखो 245 लोग, राज्यसभा में कोई कार्यवाही करनी है, अगर किसी दिन बहुत बारिश है, लोग आए नहीं, 2 लोग आए, तो क्या ये राज्यसभा की कार्यवाही करके जा सकते हैं वापस? नहीं। राज्यसभा की कार्यवाही के लिए कम से कम कितने प्रेजेंट हो? 1/10। इसे बोलते हैं गण पूर्ति, यानी कम से कम इतने लोग तो पूरे हों। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कोरम। तो संसद का कोरम कितने का है? 1/10 का, यानी 245 में से 24.5 यानी 25 आदमी आए होंगे ना, तो कोई काम होगा। ऐसा नहीं कि 2 आए और बोले हमने कानून बना दिया आज ही, 5-6 कानून आज ही बना चलते हैं, और बना के कानून और चले गए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम कितने लोग प्रेजेंट हो? जितना टोटल नंबर है उसका 1/10। ये पॉइंट काम का एग्जाम में आता है। राज्यसभा की किसी बैठक में गणपूर्ति हेतु सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 1/10 की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपके यहाँ संसद की सीटें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? जनसंख्या। जनसंख्या के ऊपर। अगला पॉइंट वही है। अगले पॉइंट में कुछ काम का अलग से नहीं है। सेकंड लास्ट लाइन पढ़ लो बस, थर्ड लास्ट बल्कि इसी पैराग्राफ की। विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व हो। तभी किसी की 31 सीटें, किसी की 3 हैं, किसी की 5 और किसी की 1 भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी है ही नहीं। कौन से हैं ऐसे? यूटी। कौन से यूटी? जिनमें क्या नहीं बनते? एमएलए। नेक्स्ट करना, संविधान में राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो आपके देश में जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको सीटें मिली हुई हैं। पढ़ लो आगे। संविधान व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्ति हर 10 लाख पर 1 और उसके बाद 20 लाख पर 1 के हिसाब से सीट मिलेंगी। तो 50 लाख तक तो कितने पे 1 सीट मिल जाएगी? 10 लाख। अगर किसी राज्य में 50 लाख ही आदमी है तो 5 सीट मिल गई। फिर उसके बाद 20-20 लाख पे 1 सीट बढ़ती गई। अब तुम कहोगे जी हमारे तो यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, यूपी कहेगा मेरी आबादी बहुत बड़ी है। फाइनली 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको सीट्स दे दी गई। उसके बाद आपकी जनसंख्या बढ़ी या घटी ये कोई पूछने वाला नहीं है, और ये सीटें 2026 तक एज इट इज चलेंगी। 26 में जाके जब 2021 वाली जनगणना जब कभी होगी, मान लीजिए अगले साल होती है, पेंडेमिक के चक्कर में नहीं कर पाए, तो उसके बेसिस पर आपकी सीट बढ़ेंगी। कौन से सन में जाके? 2026। तभी तो आपका ये नया लोकसभा राज्यसभा जो आपके पीएम बनवा रहे हैं, इसलिए बनवा रहे हैं। अगले पेज पे आ जाओ। ये टेबल है, टेबल तो मैंने पहले करा रखा है, ठीक है। इसके नीचे देखो, राज्यसभा के सदस्य जो पीएम बने, वैसे 99% चांस क्या होता है? पीएम कौन बनता है? जो आपके देश में लोकसभा का क्या बन जाता है? एमपी। वही क्या बन जाता है? पीएम। जो पार्टी जीतती है ना, उसका नेता पीएम बनता है। थोड़ा सा सुनना, आपके देश में शास्त्री जी की मौत हुई थी विदेश जाके, कहाँ डेथ हुई थी उनकी? ताशकंद। जब उनकी डेड बॉडी देश वापस उतर रही थी ना, तो कुछ लोग तो दुखी थे, कुछ अपने बातचीत में व्यस्त थे, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी, अगला पीएम कौन? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो ताशकंद की उस मौत की डेड बॉडी यहां तक आई, तब तक कांग्रेस के अंदर एक क्वेश्चन मार्क था कि ये तो मर गए, अब अगला पीएम कौन? इनकी तो डेथ हो गई, तो अगला पीएम कौन? तो सबसे बड़े कैंडिडेट मोरारजी देसाई थे, और सबको लग रहा था ये बनेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पिताजी की लेगेसी को आगे कैरी ऑन करते हुए, और ये मान लो कि सबको अपने फेवर में कर लिया, मैक्सिमम लोगों को। और कईयों ने कहा कि आप तो एमपी भी नहीं है लोकसभा से, आप तो राज्यसभा से हैं। तो बोली कोई बात नहीं, राज्यसभा से भी एमपी बन सकता है, जो कि पीएम बनेगा। और ये देश की पहली पीएम है जो राज्यसभा से थी, लेकिन क्या बन गई? देश की प्रधानमंत्री। बाद में खैर अगले साल इलेक्शन हुए, 1967 में ये जीती रायबरेली से, 1971 में भी जीती, जिसमें कि कहते हैं इन्होंने क्या किया था? चीटिंग, जिसको फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये हार गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इसके बाद एक लंबी लाइन है। आपके देश में कई पीएम बन गए जो लोकसभा के थे ही नहीं, जो कहां के थे? राज्यसभा। अगर कांग्रेस की ही बात करूं तो इंदिरा गांधी, और फिर कांग्रेस ने जब 2004 में कांग्रेस जीती बढ़िया तरीके से, तो कांग्रेस चाहती तो थी कि ये बन जाए, क्या नाम है इनका? सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी के ऊपर ब्लेम लगाने रहे थे ना, भाई विदेशी है, इसका मूल विदेशी है, कैसे बनेगी? तो उन्होंने फिर मनमोहन सिंह जी को उठाया। तुम जानते हो आपके देश में ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल आदमियों में से मनमोहन सिंह हैं। कभी इनको गूगल करके पढ़ना, ये कितने हाईली क्वालिफाइड हैं। ये लेक्चरर लग गए थे बहुत यंग एज में पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये रीडर बने। रीडर बनना बहुत
बड़ी बात होती है। आरबीआई के गवर्नर बने, ये कई देशों में बड़ी बड़ी यात्राओं पर गए और इनकी नॉलेज का लेवल इतना है कि आम बेवकूफ आदमी इनको जज ही नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते हैं कि ये गूंगे थे, कुछ बेवकूफ है जिनको अकल नहीं है, इनको जरा उठा के पढ़ के देखना। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, आज तक की अगर डिग्री निकलवा लेना तो सबसे हाईली क्वालिफाइड आदमी है। इस आदमी ने बोला नहीं क्योंकि एक दबाव रहा इनके ऊपर, अदरवाइज जितना इंटेलिजेंट ये आदमी था ना, डिग्री की बात कर लो या देश की स्थिति की बात कर लो, आरबीआई संभालने वाला आदमी बेवकूफ तो नहीं हो सकता ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे बड़ा तो तुम्हारे देश में बैंक ही नहीं है। ये सरकार को भी उधार देने वाला बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई। इसका गवर्नर रहा था ये आदमी। तो जब कांग्रेस को कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा तो इनको बना दिया, जबकि उस टाइम पे ये राज्यसभा के एमपी थे। तो दो तो कांग्रेस के बड़े चेहरे हो गए। इंदिरा खुद भी पीएम बनी, तब वो राज्यसभा की थी, और जब मनमोहन सिंह जी बनाए तब ये भी कहां के थे, राज्यसभा के। इनमें 4 नाम जल्दी से टिक कर लो बस। इंदिरा गांधी 1966-67, यहां लिख लो, कहां ये लिखा है, वैसे तो राज्यसभा की थी। इसके बाद मनमोहन सिंह टिक करो, 4 से 2014 के बीच में। इसके पास लिख लो आरबीआई गवर्नर, ये रीडर थे, लेक्चरर थे, आरबीआई गवर्नर थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, सबसे बड़ी संस्था, उसके मुखिया, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, बीच में 2 नाम देखना, एचडी देवेगौड़ा और आई के गुजराल। ये एक एक साल के पीएम बने थे। पीएम की लिस्ट में इनके नाम कराऊंगी दोबारा, 96 से 97, 97 से 98। इंद्र कुमार गुजराल के पास लिखो एम्बेसडर भी रहे, एम्बेसडर भी रहे। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल।